Hello everyone, I hope you all are well. We are going to discuss today Order 1, Rule 10.2 and 10.3. So Order 1 का Rule 10 हमारा क्या बात करता है that court have the power to strike out or to add parties. अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पार्टी जो unnecessarily added है उसको वो strike out भी कर सकती है and if they think कि any party needs to be added, they add it. Okay, तो suppose there is a case of non-joinder or misjoinder of parties, then what is a remedy? वो remedy क्या है? So what is the remedy under trial court? The court has the power under order 1 rule 10 clause 2 to strike out wrongfully joined party. जिसने wrongfully join किया उसको strike out कर सकती है, or the court can implead a party which has not been joined या non joined the party, तो कोर्ट उसको ऐड कर सकती है और wrongfully joined पार्टी को कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकती है. So he can be added by the court. That process of petition is called impleadment. ठीक है, impleadment, जिसमें आपको क्या करवाना पड़ता है, पार्टी को अगर ऐड करवाना पड़ता है तो आपको एप्लीकेशन किसकी डालनी पड़ेगी, impleadment की. ठीक है, सो जब किसी पार्टी को ऐड किया जाता है तो कहा जाता है दैट यू हैव इम्प्लीडेड दैट पार्टी और द प्रोसेस ऑफ एडिंग इज कॉल्ड इम्प्लीडमेंट ऑफ पार्टी. ठीक है बच्चे, सो ऑर्डर 1 रूल 10 क्लोज 2 इज दैट कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग. ध्यान से सुनिएगा, हमारी बुक लैंग्वेज क्या कहती है, दैट कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग either upon or without the application of either party and on such terms as may appear to the court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as a plaintiff or defendant, to be struck out. Means this is the case of misjoinder. अगर misjoinder है means आपने अननेसेसरीली किसी को ज्वाइन कर रखा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी. अगर किसी पार्टी को इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया है, इम्प्रॉपरली ज्वाइन मीन्स that he didn't fulfill the conditions of order 1 rule 1 जो plaintiff की है, and he as a plaintiff or he didn't fulfill the condition of order 1 rule 3 of defendant. ये plaintiff है, defendant है, तो इनकी conditions fulfill नहीं कर रहे हैं और still आप उनको join करके बैठे हो, तो that is the case of misjoinder. So any such person was wrongfully joined, his name can be struck out. उसके name को आप struck out कर सकते हैं by the court either upon an application or suo motu. Okay, so court may at any stage of the proceeding either upon or without application खुद से भी decision ले सकती है, and that the name of any person who ought to have been joined या ought to have been joined means necessary party whether as a plaintiff or defendant or whose presence before the court may be necessary, जो चाहिए कि इसकी presence बहुत ज़रूरी है in order to enable court effectively complete its adjudication or to settle the question involved in the suit, that is to be added. कई बार जो पार्टी की बहुत ज़्यादा नीड है और उसको ऐड नहीं किया गया है तो कोर्ट अगर ये लगती है कि yes that party needs to be added, so that is the proper party and that can be added. बी एडिड का मीन्स कोर्ट किसी भी स्टेज पर उस पार्टी को ऐड करने का ऑर्डर कर सकता है अपॉन एप्लीकेशन या फिर स्यू मोटो. सपोज देयर वाज अ सूट बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, नाउ सूट हैज बीन फाइल्ड हियर, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज सब हो गया है. देन सी फाइल्स एन एप्लीकेशन. सी एप्लीकेशन देता है कि मुझे आप इसमें प्लेंटिफ की तरह ऐड करिए. ठीक है, सी ये सूट है ए एंड बी के बीच में और सी कहता है कि मुझे भी इसमें ऐड कीजिए. द कोर्ट विल कंडक्ट हियरिंग, एक हियरिंग कंडक्ट करेगी कोर्ट, एंड इफ इट फाइंड दैट सी जो है वो नेसेसरी पार्टी है और ये प्रॉपर पार्टी है तो कोर्ट विल ऐड, और अगर नेसेसरी पार्टी है तो ऐड करना मजबूरी ही होगा, और अगर आपकी प्रॉपर पार्टी है तो फिर चॉइस है कि आप ऐड कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो. सो प्रॉपर पार्टी के केस में इट्स अ चॉइस. आप हियरिंग के बाद इफ यू फाइंड यस इट्स नीड टू बी एडेड तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं. बट नेसेसरी में क्या होगा कि अगर आपको हियरिंग के बाद लगता है कि पार्टी नेसेसरी थी देन इट मस्ट टू बी एडेड. ओके, सो प्रॉपर पार्टी में भी कोर्ट ऐड कर सकता है. देन सूट इज कॉम्प्रिहेंसिवली डिसाइडेड. सो कोर्ट कैन आफ्टर हियरिंग
pass an order that C shall be impleaded as a plaintiff in the suit. Similarly, अगर A had filed the suit against B, A ने फाइल किया suit against B के, ठीक है, एंड A puts an application क्या, that C shall be added as defendant, कि मैंने B के अगेंस्ट तो किया है बट C को भी आप ऐड कीजिए, तो कोर्ट विल कंडक्ट द हियरिंग to find whether C is a necessary party, and after finding him to be a necessary and proper, then court will order the impleadment that C को defendant के तौर पर add किया जाना चाहिए. So order 1 rule 10 clause 2 gives you the remedy in case of misjoinder and non-joinder of parties. In case of misjoinder of parties, court can either suo motu or upon application order the striking out of मिसजॉइंट पार्टी, और सिमिलरली अगर नॉन ज्वाइंडर का केस है तो नेसेसरी पार्टी हो या प्रॉपर पार्टी हो, कोर्ट कैन ऑर्डर ईदर अपॉन एप्लीकेशन या suo motu ज्वाइंडर ऑफ सच पार्टी. दिस इज कॉल्ड इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टी. इन सेम केस कोर्ट कैन ऑर्डर ट्रांसपोजिशन. ठीक है, ट्रांसपोजिशन भी ऑर्डर कर देती है. जैसे इम्प्लीडमेंट एक नया वर्ड पड़ा है बच्चे, ट्रांसपोजिशन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए. ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ए हैड फाइल्ड द सूट अगेंस्ट बी एंड सी. ठीक है, बी और सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है किसने, ए ने. तो कोर्ट फाइंड कि सी शुड हैव बीन अ प्लेंटिफ एंड नॉट डिफेंडेंट. सी को तो प्लेंटिफ होना चाहिए था, ना कि डिफेंडेंट. सी, अगर कोर्ट को लगता है कि इनकी जो पोजीशन है वही अलग है, सो कोर्ट कैन स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ सी. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग आउट. इसका नेम को स्ट्राइक आउट करना तो हो जाएगा स्ट्राइकिंग आउट. और इधर से सी को ऐड कर दिया, यहाँ पर ए के साथ अगर सी को ऐड कर दिया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइकिंग आउट एंड इम्प्लीडमेंट, है ना. सो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइकिंग आउट, मतलब पार्टी को आपने हटाना, प्लस उसको दूसरी जगह ऐड करना, इम्प्लीडमेंट. इन दोनों को जब हम सम करते हैं, स्ट्राइकिंग आउट प्लस इम्प्लीडमेंट का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन. समझ में आ रहा है बच्चे, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड इम्प्लीडमेंट. देखिए, जहां पर मिस ज्वाइंडर है वहां पे स्ट्रक आउट हो जाता है, जहां पर नॉन ज्वाइंडर है कि उसको ऐड ही नहीं किया है, तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीडिंग की दी जाती है और इम्प्लीडमेंट से पार्टी को ऐड किया जाता है. बट एक थर्ड केस भी होता है जिसमें पार्टी का रोल दूसरा है और उसको होना चाहिए था दूसरा, तो उस केस में क्या करता है कोर्ट, उसको वहां से स्ट्राइक आउट करके दूसरी प्लेस पर उसके इम्प्लीडमेंट का एप्लीकेशन लगा के इम्प्लीडमेंट भी कर दी, स्ट्राइक आउट भी, और इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन. सो ट्रांसपोजिशन इज द सिचुएशन of striking out a party from one position and impleading the same party to the opposite position. So that is the order 1 rule 10 clause 2 says. Now come to order 1 rule 10 clause 3. clause 3 क्या बात करता है, that no person shall be added as a plaintiff suing without a next friend or as the next friend of the plaintiff under disability without his consent. ठीक है, मतलब ये उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर प्लेंटिफ या तो माइनर है या अनसाउंड माइंड है. तो प्लेंटिफ इज ईदर माइनर और अनसाउंड, एंड इन दैट सिचुएशन अगर ये कवर होती है हमारी ऑर्डर 32 में भी कवर होती हैं, वेयर द प्लेंटिफ इज ईदर माइनर और अनसाउंड. तो यहाँ पर क्या है, सपोज ए हैज फाइल्ड द सूट अगेंस्ट बी एंड कोर्ट हैज एडेड सी ईदर को प्लेंटिफ. ठीक है, ए ने बी के खिलाफ सूट किया और कोर्ट ने सी को ऐड कर लिया एज अ को प्लेंटिफ, और जो यहाँ पर सी है वो माइनर भी है और अनसाउंड माइंड का है. सो कैन कोर्ट ऐड सी डायरेक्टली और विल कोर्ट ऐड सी अलोंग विद हिज नेक्स्ट फ्रेंड. मतलब जो पर्सन थोड़े अनेबल होते हैं, लीगल डिसएबिलिटी है, मीन्स ईदर दे आर माइनर अनसाउंड माइंड, तो कोर्ट उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन विद देयर नेक्स्ट फ्रेंड. So a person cannot be added as a plaintiff if he is disabled person. Disabled means minor or unsound. So a person can't be added. आप उसको add नहीं कर सकते हो as a plaintiff unless his next friend is also together with him. मतलब आपको C के साथ उसके एक next friend को भी add करना पड़ेगा. ठीक है, ये हमारा order 1 rule 10 clause 3 कहता है, which is very beautifully written in it. सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड इज सपोज ए जो है फाइल्स द सूट अगेंस्ट बी, ए सूट अगेंस्ट करता बी के और ए ही माइनर है. अब आपको नेक्स्ट फ्रेंड ऐड करना है. नेक्स्ट फ्रेंड को तभी ऐड कर सकते
सकते हो when next friend or his own he gives the consent. सो दो चीजें हमने देखी है, एक तो जब लीगल डिसेबिलिटी होगी आपको नेक्स्ट फ्रेंड को ऐड करना पड़ेगा उसके साथ, प्लस नेक्स्ट फ्रेंड की आपको कंसेंट जरूरी है। इफ ही इज गिविंग हिज कंसेंट तो आप तभी उनको ऐड कर सकते हैं। किसी को भी किसी माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड तभी बना पाओगे जब वो अपनी कंसेंट दे। विदाउट कंसेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड यू कैन नॉट मेक हिम एज अ पोजिशन ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, right? So this is all about order 1 rule 10 clause 2 and rule 10 clause 3, very very important. What happens, what are the relief, what are the remedy if there is a misjoinder or non-joinder, and how the legal disabled person can be added in a suit. I hope you understood it well. Read it carefully. If you get any problem, comment below. Till then, keep watching, keep sharing. Have a good day. Thank you.